जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का सेशन हमारा एक नई स्टेज की तरफ हमें ले जाएगा आपके कोर्स के अंदर। अब हम बेसिक्स को कवर करने के बाद आ चुके हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट स्टेज पे। हमने बेसिक्स कवर किए कुछ ये। सबसे पहले हमने कहा कि जब टैक्स इम्पोज किया गया है तो टैक्स लगाने वाले सेक्शन का नंबर है 4, जिसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ने टैक्स लगाते हुए कहा गया कि इनकम टैक्स लगाया जा रहा है किस पे? 4 कंडीशंस के साथ। पर्सन जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो, जो को टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाए और टैक्स रेट हो। ये चारों आपको पता है। पर्सन का भी पता चल गया आपको। पर्सन है 7, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी पढ़ ली। टैक्सेबल इनकम आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली है। कितने सवाल थे उस हैंड आउट में? 15 सवाल थे, जिसमें आपने टैक्सेबल इनकम को वेरियस वे में देखा था। मतलब आपको बेसिक आइडिया देना था। उसका मैंने नाम ही क्या रखा है चैप्टर 3 का बेसिक कैलकुलेशन है। अभी ये तो एडवांस पे हम जाएंगे। तीसरा था टैक्स ईयर, उस पर भी आपने प्रैक्टिस कर ली है, वो आपने सीखा है, और रेट भी आपने अप्लाई करके देखे। सारी चीज़ें आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। अब इसमें जिस बच्चे को भी अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो काइंडली अभी हल कर लो। अभी हल कर लो इस दिक्कत को, इस परेशानी को, इस अंडरस्टैंडिंग में कमी को। आगे के लिए डेफर नहीं करो कि चलो बाद में देख लूँगा। नहीं, ये फाउंडेशन से बेटा, इसको अच्छे तरीके से कवर करें। मगर आई होप कि यू आर एंजॉइंग इट, कि प्रैक्टिकल बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ बातें नहीं हो रही, पूरे सवालात हो रहे हैं, ऐसा है। अभी आप देखोगे कि इस टॉपिक को जब हम करेंगे ना, ये अगला टॉपिक है, ये आप मेरी प्रोडिक्शन सुन लो कि इस पे इंशाल्लाह 18 नंबर का सवाल इस दफ़ा बनने जा रहा है। इस दफ़ा आपके पेपर में आप देखोगे सैलरी बेस्ड सवाल 18 नंबर का होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। देख लेना, आप दाओगे कहोगे यार सर ने सही बोला था। मैं हर दफ़ा बच्चों को गाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद हर एक चीज़ को सीरियस लेता हूँ। पेपर आया, मैंने उसी वक्त से ही प्रेडिक्शन सोच ली कि ये होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे पेपर आएगा, और उसको आगे रखते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अटैम्प्ट से ये बात साबित है कि मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई, कि जैसे मैंने कहा था पेपर वैसा ही आया। तो इंशाल्लाह आप भी देखिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो अब अगर हम साहिल बेटा, मैंने आपका सवाल देख लिया, मैं आपको आंसर करता हूँ, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके लिए कम से कम 18 मार्क्स हैं स्टेक पे। और ये वो टॉपिक है जिसमें ICAP की बुक में 22 पेजेस का चैप्टर है। कितना है? 22 पेजेस ICAP के। और उसी चीज़ को इंशाअल्लाह हम कवर करने वाले हैं मास्टर शीट में। मास्टर शीट के पेज 1, पेज 2 और ये पेज 3। मगर पेज 3 में भी देखोगे कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं। जब मैंने आपको पहली दफ़ा ये दिखाया था तो उस वक्त एक केस था, मैंने कहा नहीं दोनों केस दे दो, मैंने दोनों केस दे दिए। यानी अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल इलस्ट्रेटिव मैंने दिए। ये मुश्किल तरीन चीज़ें, नींदें उड़ा देती हैं बच्चों की, मैंने उसको भी यहाँ पे आपको मास्टर शीट में दे दिया। तो मेरे नज़र में मास्टर शीट के ये 3 सफ़े, हकीकत में 2 सफ़े हैं, 2 सफ़े हैं, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशंस डाल दी हैं। तो 2 नहीं, मैं 3 ही काउंट करता हूँ। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ मेरे बच्चों, कि वो 22 सफ़े पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये आपने 3 सफ़े पढ़ लिए। तो इज़ इट अ गुड न्यूज़? हाँ, वेरी गुड। और फिर मैं आपको कहूँगा कि इसके साथ आपका आएगा अब क्या? टैक्स किट का चैप्टर 4, जो कि होगा सैलरी के 24 सवाल पास्ट पेपर के। तो आपने पता है क्या करना है? आपने बैठ के रीडिंग नहीं करनी। अब टैक्स हो चुका है न्यूमेरिकल, टैक्स हो चुका है प्रैक्टिकल। जो क्लास में टीचर सिर्फ बातें करेगा, मैं समझता हूँ उसका बच्चा अब टैक्स पास नहीं कर सकता। तो अब बातें नहीं करनी, हमने काम कराना है, काम। तो इसका टेक्निक मेरी देख ली आपने, मैंने क्या टेक्निक अपनाई है समझाने के लिए? मास्टर शीट्स और स्लाइड्स, मगर कम टाइम में, ताकि प्रैक्टिस की तरफ चले जाएं। आज हमारी फाउंडेशनल क्लास है सैलरी की, आप समझें इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो जो अगली क्लास होगी हमारी कल, उसमें हम इसमें न्यूमेरिकल को आगे रखेंगे। आज मैं सिर्फ आपका एक फाउंडेशन बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक शुरू हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखोगे रिकॉर्ड टाइम में हम कवर करेंगे। रिकॉर्ड, कुछ टीचर्स इसको पूरा महीना पढ़ाते हैं, सैलरी को पूरा महीना पढ़ाते हैं। आप देखिए मैं कितने रिकॉर्ड टाइम में आपको पढ़ा लेता हूँ। आप आज से काउंट ना करें, कल से कीजिएगा। मगर चलो आज भी काउंट करोगे तो कोई बात नहीं है, मैं आज भी फुल क्लास काउंट करता हूँ खुद की। चलें बच्चों, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। देखिए ज़रा बेटा, इसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। और आप इंशाल्लाह जब पेपर के लिए एंड पे आओगे तो मुझे दुआएं दे रहे होगे
कि कैसे आपको जहन में रखते हुए कि बच्चे को किस वक्त कौन सी चीज़ चाहिए, मैंने वो पहले विजुलाइज करते हुए, चूँकि मैं तो हर दफ़ा यही देखता हूँ ना कि बच्चे मुझसे आके महीना भर पहले क्या पूछते हैं, आखिरी दिन पे क्या पूछते हैं, तो मुझे पता है। तो आपको मैंने मास्टर शीट में ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये देखो, ये टेक्निक कैसे यूज़ किए, ये मैंने आपको शुरू में जो एक बात बता दी है। ये बस आज का हमारा थोड़ा सा छोटा सा टारगेट है। आज वैसे भी मैंने जो कवर करना है वो चंद चीज़ें, ताकि मैं कल आऊँगा न्यूमेरिकल बेस्ड। देखिए, पहली चीज़ ये है कि सैलरी है क्या, सैलरी है क्या। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं पढ़ूंगा, अभी तवज्जो करें। मैंने आपके लिए एक ऐसा चार्ट बना दिया है, इस चार्ट को आप एंड पे आके, जल्दी आ जाओ भाई, वालेकुम सलाम। इस चार्ट को आपने समझना है बस। ये जो मेरा चार्ट है ना मास्टर शीट का, ये वो मास्टर शीट है जो अभी तक मैंने आपसे शेयर नहीं की है, जो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि मैं इतनी इस पर काम कर चुका हूँ कि अब आपको करने के लिए कुछ नहीं बचा। यकीन करो कि अब आपके मटेरियल और नोट्स पे आपको कुछ नहीं करना, आपका सारा फोकस पता है किस पे होना चाहिए, प्रैक्टिस पे। मटेरियल छोड़ दो, भूल जाओ। मैं करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ो। मटेरियल मैंने बना दिया आपका, मैंने आपका लर्निंग मटेरियल भी बना दिया, मैंने आपका इवन एंड पे आके जो रिवाइज करोगे वो बना दिया। एक और चीज़ है जो मैं आपको बाद में दूंगा, जिसका नाम है टेक्स्ट कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो होते हैं ना वो छोटे से होते हैं, यानी आप समझें कि वो जो चीज़ें 3 पेज में आ रही होती हैं, जो न्यूमेरिकल को भी रिवाइज, आप देखिएगा, थोड़ा वक्त आने दे मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी टॉपिक तक पहुंचा नहीं हूँ। कैप्सूल सीखें, विच मीन्स के मटेरियल की परेशानी ख़त्म। जो आपने बनाना था मैंने बना दिया, वो बंद कर दिया बुक उसने। यार कुछ रात को रिवाइज करने के लिए लिख लिया करो, ठीक है। नहीं अभी लिख लो, ठीक है, नहीं लिखना बंद ना करें, बट जिसके ज़रिए आपकी लर्निंग होगी, रिवाइज होगा, वो बन गया। अब आप देख रहे हो, अगर मैं कहूँ कि जो टॉपिक 1.5 महीना पढ़ाया जाता है वो इतना है, बस और कुछ भी नहीं इसमें, बिलीव मी। वालेकुम सलाम बेटा। ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ इट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो, क्या कि सैलरी के लिए ये जो पहला चार्ट होगा ना, ये आपका होगा क्या, बेस। आप इस पे आके रुकोगे, आपके कंट्रोल में आ जाएगा सब्जेक्ट। सैलरी बड़ा टॉपिक है, मैं अभी प्रिडिक्ट कर चुका हूँ बाजी, ज़रा तवज्जो। मैं क्या प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, प्रिडिक्ट अभी आपके आने से पहले, क्या इस दफ़ा 18 नंबर का सवाल आ रहा है सैलरी पे। 18 नंबर का सवाल मैं आपको बता रहा हूँ आ रहा है, ठीक है, हाँ आएगा, देख लेना, मेरी प्रिडिक्शंस नोट करना, और आप आखिर में दुआएं दोगे कि हाँ सही डायरेक्शन में लेके गया था बंदा। 18 नंबर का सवाल, मेजर सवाल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 1 होगा सैलरी पे, देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपनी मास्टर शीट को और ज़्यादा मेहनत करके इतना बना दिया कि अब आपको आईकेप की 22 पेजेस का चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आईकेप की बुक को देखना ज़रूर, ताकि मेरी वैल्यू समझ आए तुम्हें कि यार सर वाकई कोई टेक्स्ट के बड़े एक्सपर्ट हैं कि 22 सफ़े को 3 पेज में कैसे ले आए। ये 22 सफ़े 3 पेज पे आ गए, और मज़े की बात क्या, 3 पेज एक चार्ट में आ गए भाई, तभी तो एक्सपर्ट हैं हम। 3 पेज कैसे आ गए एक चार्ट में, वो सामने खोल के बैठा हूँ चार्ट। आप सैलरी को जब भी पढ़ोगे इस चार्ट को बेस बनाओगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है। पता है इसमें क्या है, देखिए सबसे पहला उसूल जो बेटा तवज्जो से रखिएगा, इस हेड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस हेड की सैलरी का हेड, फर्स्ट हेड स्टार्ट हो चुका है, 5 में से पहला हेड स्टार्ट हो चुका है। अभी हम जो लर्निंग करेंगे ना, बुनियाद हमने डाल दी थी, अब 4 दीवारें बनाएंगे, फिर छत आएगी, तो आपका तैयारी मुकम्मल। तो जो पहली दीवार बनाना शुरू कर दिया हमने, टॉपिक का नाम है सैलरी। इस हेड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अमाउंट चार्जेबल, रोज़ा नहीं होता, ऐसा लानत भेजता ना तुझे इधर। पहले बेइज्जती करने दे उसकी यार, बेइज्जती उसको बचा है ना, तो उसको बचा रहा है, बेइज्जती करने दे उसकी भाई। अमाउंट चार्जेबल से सैलरी में डिडक्शंस अलाउड माइनस नहीं होती। अब बोल, यस, नहीं टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ऊपर हो तो सरचार्ज लगता है। बताता हूँ, आप टेंशन ना लो, एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी तो उसको बचा लिया, बेइज्जती मैं फिर भी करूँगा। याद रखना, अमाउंट ऑनलाइन मेरे बच्चों क्या होगा बताओ, सिर्फ अमाउंट चार्जेबल, बस अमाउंट चार्जेबल, डिडक्शन एरर तो नहीं है ना, तो वो लिखिए ना अमाउंट चार्जेबल, बस आपकी सारी की सारी लर्निंग ना घूम फिर के इस चार्ट पे आ जाएगी। मैं अभी इसको एक्सपेंड करता हूँ है क्या, तो सारा कंट्रोल इस चार्ट का कर लो ना बेटा, 18 नंबर कंट्रोल में। और क्या करूं यार आपके लिए,
और यकीन करो ये ओरिजिनल चार्ट्स ये भाई ने बनाए, मैं समझ रहे हो, भाई जीनियस है, ये कहीं से कॉपी नहीं किए गए। और इंशाल्लाह सारे मेरे चीज़ों को कॉपी करते हैं, ये भी करेंगे, ठीक है। ये देखना मास्टर शीट्स लोग ले आएंगे कि जी मास्टर शीट्स है, और मैं उनको छोड़ूंगा नहीं अभी इस दफ़ा, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरी मेहनत है, मेरा ही बात है। तो एनीवे चलो स्टूडेंट्स यूज़ करें, मगर टीचिंग मटेरियल नहीं है किसी और टीचर का। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सैलरी की सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ लिखें। पहला देखिए सैलरी का बेसिक, बेटा ऑनलाइन काइंडली कंफर्म करें सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। अब एक उसूल लिखो बेटा। अब मैं कहता हूँ व्हाट इज़ सैलरी, व्हाट इज़ सैलरी, ये एक उसूल बता देता हूँ आपको। व्हाट ऑनलाइन बेटा कंफर्म करें साथ साथ, ऑल इज ओके। व्हाट इज़ सैलरी का एक देसी उसूल बताता हूँ, देसी टोटका। देसी टोटके से ना आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देसी टोटका लिखिए सैलरी के कंट्रोल करने का। लिखिए बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में, कौन से रिलेशनशिप में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में मिलने वाला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में मिलने वाला अमाउंट, बेनिफिट और परक्विजिट, ये सारी बातें वजाहत से बताऊंगा बेटा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में मिलने वाला अमाउंट, बेनिफिट और परक्विजिट। अभी मैं लिखता हूं बेटा आपके लिए, अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो सबसे पहले क्या है, दो पर्सन से उनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये रिलेशनशिप है दो पर्सन्स के दरमियान, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में इसकी वजह से मिलने वाला क्या, हर अमाउंट, बेनिफिट और परक्विजिट। परक्विजिट भी बेनिफिट को ही कहते हैं, मगर कौन सा, जो किसी पोजीशन या पोस्ट के साथ एसोसिएटेड हो। सीईओ की गाड़ी तो हर किसी को थोड़ी होगी, वो तो सीईओ के लिए होगी, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर थोड़ी गाड़ी कहेगा मुझे भी गाड़ी दो, भाई वो तो सीईओ की पोस्ट है। शेयर्स मिलना, ओके, घर का मिलना, जो पोस्ट के साथ बेनिफिट लिंक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट। आपने कभी ये जुमला सुना है, कभी कभी लोग क्या कहते हैं, ये जॉब के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, जॉब के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, तो पर्क यही है परक्विजिट। और जो पर्क चॉकलेट है ना, वो भी यहीं से निकला हुआ है, कि दैट इज़ योर परक्विजिट, यानी जो बड़े लोग होते हैं ना उनको परक्विजिट मिलता है, तो जो पर्क खाता है वो भी बड़ा बंदा होता है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली, मैं तब से पर्क खाता हूँ, मैं तब से टू फील बड़ा बंदा पर्क खाता हूँ, ओके। बाकी चॉकलेट मैंने छोड़ दिए हैं। मेरी वन ऑफ द कमज़ोरियों में चॉकलेट भी है, इस पर मेरी चॉकलेट और आइसक्रीम पे बच्चों से लड़ाई होती है कि कौन कौन सी खाएगा, छुप के एक दूसरे से चोरी करके खाते हैं, तो अक्सर बच्चे पकड़ लेते हैं, पापा हमारी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये चीज़ें ना, तो चॉकलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। चलें तो आए ज़रा इस पर, परक्विजिट का क्या मतलब है, पर्क, बताएं क्या लिखवाया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में मिलने वाला अमाउंट, बेनिफिट और परक्विजिट सैलरी होता है। ये सैलरी की डेफिनेशन है, देसी टोटके वाली, टोटके वाली, ताकि प्रैक्टिकल के लिए। अब हर वक्त जब फंसोगे इस एग्जाम्पल को याद करोगे, मेरी इस बात को याद करोगे। ऑनलाइन बेटा ये एग्जाम्पल सुने, एक बंदा, सुनिएगा, एक बंदा फैक्ट्री ओनर है। फैक्ट्री ओनर ने ईद पे, जो अभी आने वाली है ईद पे, अपने सारे मुलाजिमीन को ड्रेस गिफ्ट किया। तो ज़ाती ताल्लुक था या एम्प्लॉयमेंट की वजह से? क्या रोड से जाते हुए लोगों को दिया? नो। तो क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का बेनिफिट है? यस, ये भी सैलरी है भाई। दूसरी एग्जांपल सुनो, एक फैक्ट्री ओनर ने अपने मैनेजर फाइनेंस, जो उसका बेटा है, उसको लैपटॉप दे दिया, लेटेस्ट, ये ले बच्चा, बताएं बेनिफिट है? बेनिफिट है? बेनिफिट है। सवाल पूछना चाहिए था कि उसके साथ उसके दो रिलेशनशिप हैं, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, दूसरा वो बेटा भी तो है। तो सवाल क्या पूछना चाहिए था आपको कि सर किस रिलेशनशिप में उसको मिला?
बाकियों को मिला कि नहीं मिला? बाकियों को नहीं मिला, सिर्फ उसी को मिला और घर पे दिया उसको। ये नहीं हुआ क्योंकि ये किस रिलेशनशिप में मिला? जाती, ना के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अब बात समझ रहे हैं? ये जो पेमेंट होगी ना, इस पेमेंट की वजह क्या है, क्यों मिल रही है, ये बेनिफिट्स क्यों मिल रहे हैं? बताओ किसकी वजह से मिल रहे हैं? इस रिलेशनशिप की। तो चाहे कोई सा भी हो, अब आप जरा यकीन कर लो, ये समझ गए ना तो आपका आधा सैलरी तो यहीं से हल हो गया। 18 नंबर का पक्का सवाल है, आधा तुम्हारा हो गया अगर इस बात को तुमने सीख लिया। बताएं बेसिक रूल क्या है सैलरी का? तावीज़ क्या है? ये तावीज़ है सैलरी का। बताओ तावीज़ क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों के दरमियान, और अमाउंट बेनिफिट। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे एक वजाहत, वो ज़रूरी नहीं कि करंट हो, वो पास्ट की भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो इसका मतलब पहले हम उसके पास जॉब करते थे, वो अभी भी हमें बेनिफिट दे रहा है। कैसे? पेंशन देता है, पेंशन तो बाद में ही मिलता है। या हमारा करंट है, हम अभी भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और एक, हाँ क्यों नहीं होता, एग्जेम्प्ट भी होता है, टैक्सेबल भी होता है। किसी केस में एग्जेम्प्ट, किसी में टैक्सेबल। यही तो पढ़ना है इस दफ़ा हमने। पेंशन पे भी टैक्स होता है, 2 पेंशन मिलते हैं, एक टैक्स हो जाता है। ओके, तो है ना। मगर करंटली वो एम्प्लॉयर थोड़ी, उसका पास्ट एम्प्लॉयर है। और करंट तो सबको समझ आता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव का फ्यूचर में एम्प्लॉयर बनेगा। ये कैसे आ सकता है? सर जी, अगर आपको किसी ने एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि देखो अभी आप क्वालिफाई होने जा रहे हो, क्वालिफाई होने के बाद अब मेरे पास जॉब करना, अभी आपके क्वालिफाई होने में 6 महीने हैं, 6 महीने के मैं तुम्हें पैसे देना शुरू कर देता हूँ। तो पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं? किस चीज़ के मिल रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट तो की नहीं अभी मैं तो अभी उसके पास गई। कहता है कि ये पैसे एक ऐसे रिलेशनशिप की वजह से जो फ्यूचर में इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उससे, तब भी सैलरी है भाई। इस वक्त जॉब नहीं कर रहा मैं, तब भी सैलरी है। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। अब मुकम्मल बात आ गई आपके सामने। बताएं सैलरी में क्या टैक्स होगा? परक्विजिट। ओके, आगे तो बोलो। अमाउंट बेनिफिट परक्विजिट। कब टैक्स होगा सैलरी में? जब दोनों के दरमियान एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो। ये प्री कंडीशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, और इसके अलावा चले एक एग्जांपल और देता हूँ। हम गए इलेक्ट्रिशियन को ले आए, भाई ये ट्यूबलाइट नहीं काम कर रही, ठीक करके दो, ये बटन टूट गया है रिप्लेस करके दो। तो क्या वो हमारा एम्प्लॉय है? हम उसको पैसे देते हैं, वो सैलरी है? नहीं। मगर अगर हमने उसको सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक नौकरी दे दी कि भाई ये कैंपस के सारे जो इलेक्ट्रिशियन का काम है तुम देखोगे, काम तो वही है ना, मगर अब एम्प्लॉय बन गया। फ़र्क क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पहले केस में वो नहीं था, अब है। क्लियर हो गए मेरे बच्चों? चलें आ जाएं। अब ज़रा ये देखें चार्ट को हमने कैसे खूबसूरती से समराइज़ कर दिया है। बेटा अब हमने क्या किया, हमने एक्चुअल डेफिनेशन उठाई सैलरी की जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है, और आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये क्लासिफिकेशन इन्वेंट की थी। आई एम द वन हु क्लासिफाइड इट। अब हर टीचर उसको फॉलो करता है, ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन क्या थी? लिस्ट बनी होती थी, टीचर लिस्ट पढ़ाते थे। मैं कल लिस्ट से दिमाग कभी भी काम नहीं करता, ग्रुपिंग करो। मैंने ग्रुपिंग कर दी, ये मेरी ग्रुपिंग है बेटा, ये लॉ की ग्रुपिंग नहीं है। उन्होंने सीधी लिस्ट बना दी, ये सैलरी है। अब उसमें 150 चीज़ें हो तो मैं कैसे याद करूँगा? तो इसको हमने ग्रुप बना दिया। अब सैलरी की जितनी भी इनकम्स होंगी वो सीधा सीधा टैक्स हो जाएंगे, करेक्ट? उसमें से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। मैंने क्या किया बेटा, सैलरी की डेफिनेशन में मौजूद अमाउंट्स को बना दिया। कितनी कैटेगरीज बना दी? 6 कैटेगरीज बना दी। ये पहले आप, सबसे पहले आप ये याद करो, समझो इसको। जितना इसको आज की क्लास में समझोगे उतना कल से न्यूमेरिकल आसानी से कर सकोगे। हम पूरा न्यूमेरिकल बेस पढ़ रहे हैं, मगर फाउंडेशन बना रहा हूँ आज आपकी। सैलरी में कितने कैटेगरीज हैं बेटा? पहले बताओ। 6 कौन सी है पहले ये बताओ। कोर अमाउंट का मतलब है, सुनिए, कोर अमाउंट का मतलब आमतौर पे हर एम्प्लॉयमेंट में ये अमाउंट मिलते ही हैं, ये मिलते हैं, चाहे काम करो या जॉब पे जाके सो जाओ। ओके भाई, आपको ये पैसे मिलेंगे। मगर फिर अलाउंसेस कहते हैं मनी को, वो पैसे जो कि आपकी कोर अमाउंट से हटके हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी मकसद के लिए दिए जाते हैं। तो अब इसके नाम के साथ क्या आता है? कन्वेंस अलाउंस। उसमें अलाउंस लिखा हुआ ज़रूर आएगा। द मोमेंट यू लुक एट द वर्ड अलाउंस, समझ जाना पैसे मिले हैं। अगर सिर्फ कन्वेंस मिला है यानी गाड़ी मिली है, पिक एंड ड्रॉप मिला है, मगर कन्वेंस के साथ अलाउंस जोड़ दें, क्या मिला? पैसे। हाउस मिला,
मतलब रहने के लिए घर, मगर हाउस रेंट अलाउंस मिला मतलब पैसे। तो वर्ड अलाउंस से क्या मानने लोगे बताओ? पैसे, कैश आया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बंदा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल से उसका इलाज कराया गया, पैसे मिले या बेनिफिट? बेनिफिट, क्योंकि आप हॉस्पिटल गए। मगर हर महीने आपको मेडिकल अलाउंस मिले तो क्या मतलब? पैसे। और मुझे बताओ कि अगर मुझे मेडिकल अलाउंस मिले एम्प्लॉयर की तरफ से तो क्या बीमार होना ज़रूरी है मेरा? नहीं। इसका मतलब है कि चाहे आप बीमार पड़ें या ना पड़ें, महीने के कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं। किस काम के लिए? मेडिकल के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए। अब मेरी बात सुने तवज्जो से, अलाउंस में दो चीज़ें होती हैं, एक पैसे में मिलता है और दूसरा किसी मकसद के लिए मिलता है, और वो मकसद उसके नाम के साथ होता है। ओके, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। मैक्रो लेवल पे बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ, पहले बड़ी पेंटिंग कर रहा हूँ, फिर उसकी हम जाएंगे डिटेलिंग में। डिटेलिंग नहीं कर रहा अभी, सिर्फ लार्जर पिक्चर दे रहा हूँ आपको। बताएं दूसरी कैटेगरी का नाम क्या था? अलाउंस। पहले का क्या नाम था? ओके। तीसरी कैटेगरी का नाम है परक्विजिट। ये काइंड के बेनिफिट्स होते हैं। इसमें गाड़ी मिलना, इसमें घर मिलना, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज़ या नौकर मिलना, कुक, माली, गार्ड वगैरह ये मिलना, ऐसे बेनिफिट, शेयर्स का मिलना, बाकी सर्विसेज और एसेट्स का मिलना। तो मुझे बताएं इसको टैक्स कैसे करेंगे? अब इनको टैक्स करने के लिए पहले हमें उन बेनिफिट्स को मोनेटाइज करना पड़ेगा। कैसे मोनेटाइज करेंगे? मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मगर मार्केट वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, लॉ ने खुद निकाल के हमें बता दिया। हमें सिर्फ याद करना पड़ेगा कि गाड़ी मिले तो इतनी अमाउंट ऐड करेंगे सैलरी में। तो इसमें दो चैलेंजेस हैं हमारे, एक तो उसको क्या करेंगे वैल्यू, फिर टैक्स का तरीका सीखेंगे, वो देखेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल भी सब्र करो। और तीसरा स्पेशल अमाउंट्स, कुछ यूनिक अमाउंट्स थे जिसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम, हाँ रीइंबर्समेंट क्या है? रीइंबर्समेंट सबसे आसान है, इसमें पॉइंट ही है कि जो भी पढ़ा दूंगा क्या कि आपने ज़ाती खर्चा किया, आपने बच्चे का दूध ले लिया और कहा पैसे एम्प्लॉयर को कि वापस कर दो, तो पहले आपने खर्चा किया और बाद में उससे रीइंबर्स करा लिया। आप गए ऑफिस के प्रिंटर का टोनर अपने पैसे से चेंज कराया और जाके उसके पैसे रीइंबर्स कर दिए। अब दोनों खर्चों पे सोचो, बच्चे का दूध और टोनर, किस में ज़ाती फ़ायदा है? बच्चे के दूध में। ये पैसे रीइंबर्स होंगे तो सैलरी में टैक्स होंगे, और टोनर वाले सैलरी में टैक्स नहीं होंगे क्योंकि वो उसके काम के लिए हैं। सब्र रखें, ये सारी चीज़ें सिर्फ मैक्रो दे रहा हूँ, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं। फिर ये स्पेशल अमाउंट्स, जैसे मैंने कहा शेयर्स का मिलना, टैक्स ऑन टैक्स का मिलना, और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स। नाउ व्हाट यू डू, इस वक्त मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, सिर्फ 4 नाम चाहता हूँ, मुझे पहले वाले बताओ, आखिरी 2 छोड़ दो, 4 नाम बताओ। पहले वाले कोर अमाउंट्स, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रीइंबर्समेंट। ओके, ये 4 हो गए। आखिरी 2 बताओ, स्पेशल और रिटायरमेंट। स्पेशल तो कोई टर्म ही नहीं है ना, और रिटायरमेंट। अब दोनों को मिला के दोनों सारा समझा दूंगा। अभी बेटा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया बेटा उस्मान, सब्र करो। मगर मुझे एक चीज़ तुम सबसे एक्सपेक्टेड है, वो करोगे तो मैं आगे ले जाऊंगा, बेस बाय बेस, ब्रिक बाय ब्रिक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। मगर मुझे पहले बताओ, सैलरी को मैंने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया? 6 हैं बेटा। 6 कौन सी हैं? कोर अमाउंट्स, अलाउंसेस, तीसरा परक्विजिट, चौथा रीइंबर्समेंट और स्पेशल अमाउंट्स। और ऐसे ग्रिप में आएगा, सैलरी ग्रिप में आ जाएगा। कैसे ग्रिप में आएगा? अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, मगर एक बात बता दूं, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोर अमाउंट तुम पढ़ चुके हो, पता है कैसे? कोर अमाउंट है क्या छोड़ दो, मगर उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? ऑल ऑफ देम आर फुली टैक्सेबल। यार ऑल ऑफ देम आर व्हाट? एम्प्लॉयर ने ये पैसे दिए जो कहाँ लिखे होंगे? कहाँ लिखे होंगे? कोर अमाउंट में लिखे होंगे, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? अब अगले स्टेप पे जा रहा हूं मेरा बेटा। अगला स्टेप क्या है? आपने इस लिस्ट में मौजूद एक एक अमाउंट को, एक एक चीज को जो एम्प्लॉयर से मिलती है, वो कैश में मिले या काइंड में मिले, उसकी क्या सीखनी है बेटा? टैक्स ट्रीटमेंट। क्या सीखनी है बेटा? टैक्स ट्रीटमेंट। क्या सीखनी है? टैक्स ट्रीटमेंट। अब जरा टैक्स ट्रीटमेंट की सारा का सारा सैलरी इसी चार्ट पे वापस आ जाएगा, बस ये याद कर लेना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जरा मैं एक प्रैक्टिकल भी, वर्बल प्रैक्टिकल देता हूँ। आए कोर अमाउंट्स की तरफ। कोर अमाउंट में पहला लफ्ज़ क्या लिखा है? बेसिक सैलरी। ये हर बंदे को बेसिक सैलरी मिलती है। ज़रा मुझे एक बात बताएं, एक एम्प्लॉई ने बेसिक सैलरी अर्न की है, क्या अर्न किया बेटा?
हर सवाल में लिखा होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टर्म है जो इस्तेमाल होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताओ कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी दी, टैक्सेबल इनकम क्या है उसकी? 1 लाख पर मंथ पे 0? नहीं नहीं नहीं, रेट नहीं बताओ, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की बेसिक सैलरी है। 1 लाख रुपए पर मंथ, महीने में एक लाख, साल में कितने? 12। तो इनकम कितनी हुई? अब जरा सोचो, रुको। मैं अगर आपसे कहता टैक्स निकाल के दो तो निकाल के दे सकते हो? क्या करोगे? जाके 6 लाख को छोड़ के बाकी 6 लाख पे टैक्स करोगे। मगर वो देखो रेट भी कैलकुलेट कर रहा है। दिस इज व्हाट इज प्रूव्स इफेक्टिव मेथड। ये मेरा इफेक्टिव मेथड है। कोई भी इस तरह नहीं पढ़ाता। मैंने आपको स्टार्ट में ही रेट समझा दिए ताकि तुम पूरी पिक्चर हर वक्त सामने रखो, वरना वो एंड पे आके अगर पढ़ाएंगे तो एंड पे टाइम नहीं बचेगा आप लोगों का। अब मैं बात कर रहा हूं सैलरी की, तुम टैक्स तक निकाल सकोगे। भाई एक बात मुझे बताओ, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूं, तुम टैक्स ट्रीटमेंट बताओगे। टैक्स ट्रीटमेंट उसकी क्या है कानून के मुताबिक? बेसिक सैलरी फुल टैक्सेबल। इसका मतलब मिलेगी तो इनकम में शामिल होगी, मिलेगी तो शामिल होगी। और अगर मैं कहूं किसी के लिए ये एग्जैम्प्ट है तो शामिल नहीं होगी। अब आपको पता है आपको करना क्या है? रट्टी नहीं लगाने। रट्टी नहीं लगाने के बैठ के लिस्टें याद कर रहे हो, नहीं। अब ज़रा देखिए मैं क्या काम किया मैंने। बेटा ये तो चार्ट मैंने इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था ताकि आपको पता हो कि मैंने वापस इसी पे आना है, हर वक्त इसी पे आना है, वापस आके इसी को। और एक वक्त होगा लिस्ट देख के यूँ बताओगे इसकी ये ट्रीटमेंट, इसकी ये ट्रीटमेंट, इसकी ये ट्रीटमेंट। इसके अंदर इस लिस्ट में ना सिर्फ आपका काम क्या है, नाम देखो और ट्रीटमेंट बताओ, बस इतनी मुझे लर्निंग चाहिए आपसे। मुझे इसकी आपसे ये नहीं चाहिए कि लिस्ट याद कर लो, ये चार्ट याद नहीं करो। चार्ट में देखो क्या लिखा है, कन्वेंस, ट्रीटमेंट याद होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा और अगले जितनी क्लासेस लगेंगी ना तो मैं आपको कम से कम 24 आईकेप के पुराने सवालात सैलरी पे आए हुए हैं वो कराऊंगा और मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा ताकि आपके 18 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लर्निंग। अब मैंने क्या दिया था अब तक? ओवरव्यू। अब मैं लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेटा मेरा बेटा ये देखें ज़रा, पहला अमाउंट कितने थे बेटा? कैटेगरी कितनी थी? आर यू श्योर? 6 थी। ये देखें नंबर ज़रा देखना, ये देखो नंबर लगा दिया मैंने। ये कितने तक आएंगे नंबर? नहीं, कितने तक आएंगे? 6 तक आएंगे ना। क्यों 6 तक आएंगे? मैंने ये यहाँ पे कोर अमाउंट के साथ लिखा हुआ है 1 क्यों लिखा है? क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी आई है आपकी। ये थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे ग्रीन थोड़ा डिफरेंट है आपका, चलो कोई बात नहीं। ये कोर अमाउंट का बॉक्स है। मैं इसका कलर चेंज करूँगा या हम अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है मेन क्लास की, वो शिफ्ट हो जाएंगे उसमें हम, या इसको मैं चेंज करा दूंगा। तो आप मुझे एक बात दें, कोर अमाउंट नंबर 1 है तो टोटल कितने नंबर आएंगे? 6। 6 क्यों आएंगे? चलें अब ज़रा तवज्जो करें, आए ज़रा देखें। पहला इसमें एंट्री क्या है? पहली एंट्री क्या है बच्चों? पे। ये क्या है? बेसिक पे। इसी को बेसिक पे कहते हैं। ओके, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? मैं अभी आज न्यूमेरिकल करा के भेजूंगा, बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं जाने दूंगा कि बस सिर्फ सुन के जा रहे हो। नंबर 2 वेजेस। यहाँ वेजेस क्या ट्रीटमेंट है भाई? क्या ट्रीटमेंट है? अदर रेम्यूनरेशन का मतलब किसी और नाम से मिले, आपको पे के नाम से नहीं बोलता, आपको रेम्यूनरेशन नहीं बोलता, कोई अपना नाम रख दे, मगर वर्क के अगेंस्ट पैसे है ना, एम्प्लॉयमेंट के पैसे है ना, तो उसको अदर रेम्यूनरेशन कहते हैं, रिवार्ड फॉर वर्क के पैसे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लीव पे। लीव पे क्या है? लीव पे की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? अब मकसद सुने, लीव पे किसे कहते हैं बेटा? आप छुट्टी करो और उस दिन के पैसे ना कटें, पेड लीव्स। लीव पे। कोरोना में एक बंदा पूरा महीना ऑफिस नहीं गया, फिर भी उसकी सैलरी आई तो पैसे मिले? नहीं, छुट्टी की, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं किया। तो लीव पे ये वो पे है जो मिलती है, हालांकि आप किस पे हो? लीव पे हो, तब भी मिलती है। आपको पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं? छुट्टी के। छुट्टी काम। अब मैं मिसाल दूँ इसकी, हाँ गवर्नमेंट जॉब पे हम जाके भी कुछ नहीं करते यार, जाके क्या करते हैं फिर? तो लीव पे का मतलब क्या है? वो पे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर किसी बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है तो कितने दिन काम करने की वजह से उसको 1 लाख मिलेगा? पूरा मंथ।
ऐसा है कि नहीं है? सिवाय संडे छोड़ दें, अगर वीकेंड के हिसाब से छोड़ दें तो मैं कहता हूँ 4 दिन की छुट्टी हो गई संडे, उसको छोड़ के कितने दिन रह गए? 26 दिन की, उसने 6 दिन ऑफ किया, पैसे कटेंगे? क्यों नहीं काटेंगे? एम्प्लॉयर काट सकता है। और अगर ना काटे तो 6 दिन के जो पैसे मिलेंगे वो टैक्स होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? लीव पे है, वो टैक्सेबल है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये ना लिखते हैं ना लिस्ट में तो लोग क्या कहते, देखो भाई 6 दिन के तो गिफ्ट है मेरे लिए, 6 दिन का टैक्स नहीं लगेगा, बाकियों को टैक्स करो। क्यों? बाकी सैलरी है, 6 दिन जो मैंने छुट्टी की थी वो मुझे उसने ऐसे ही गिफ्ट दिया था, पैसे वो मेरी सैलरी नहीं है। क्योंकि सैलरी कहेंगे तो टैक्स हो जाएगा ना, सैलरी नहीं कहेंगे तो टैक्स थोड़ी होगा। तो लिस्ट में डाल दिया कि इवन इफ अगर आप छुट्टी करते हो उस दिन के भी पैसे आपकी मंथली सैलरी में आते हैं, वो भी टैक्स होंगे। अब आपको पता है कितना मोहतात हो गया है लॉ, हर एक चीज़ लिख दी, हर एक चीज़ लिख दी, ये मिलेगा ये मिलेगा, एक एक लफ्ज। सैलरी को पास करने का एक, मैं सैलरी के सवाल को अच्छा करने का राज बताता हूँ, इनकम पे फोकस रखो बस, कौन सी इनकम है। और बिजनेस के सवाल को पास करने का फार्मूला बताता हूँ, एक्सपेंस पे नज़र रखो बस, वहाँ एक्सपेंस में नज़र रखेंगे। वो सारी गेम उसकी एक्सपेंस में होती है, सैलरी की गेम किस में? इनकम में। तो इनकम्स की लिस्ट आ रही है। आओ भाई नेक्स्ट क्या है? पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। ये उलट है, ये कहता है कि आपने पैसे लिए। क्यों लिए भाई पैसे? क्योंकि आपने लीव नहीं की। ये पता है क्या होता है? जैसे होता है, नहीं 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 नहीं, रुके रुके रुके। अगर पॉलिसी ये थी कि महीने के 2 दिन छुट्टी कर सकते हो और ना करो, छुट्टी करने में भी मिल रहे थे तो नहीं करने में उससे ज़्यादा मिलेंगे। बात यह है कि अगर आपको 2 दिन ऑफ करने, कैजुअल लीव लेने की इजाज़त थी, आपने नहीं की। आपको पता है एम्प्लॉयर क्या करते हैं? जो लीव महीने की इजाज़त होती है ना करने की, जो एम्प्लॉय नहीं करता वो जमा करता जाता है, कैरी फॉरवर्ड होती है। तो पहले महीने के 2 दिन छुट्टी नहीं की, क्रेडिट में कितने दिन है? 2। अगले दिन 2 दिन, अगले महीने 2 दिन छुट्टी नहीं की, कितने हो गए? 4। ये पूरे साल कितनी होंगी? 24। एक दिन छुट्टी नहीं की बंदे ने। छुट्टी क्यों नहीं की? वो कहता है घर में रह के बीवी से लड़ने से अच्छा है तो मैं ऑफिस ही जाता रहूँ, छुट्टी क्यों करूँ? छुट्टी नहीं की उसने, हाँ सुकून से तो ऑफिस में बैठेगा ना। तो 24 कितने दिन? 24 दिन की छुट्टी है उसकी। वो अगर एम्प्लॉयर को कहे ना कि मुझे 24 दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया, पैसे दो, उसको पैसे मिलते हैं। उस पैसे को 2 नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं। एक जो सामने लिखा है तुम्हारे, क्या लिखा है? पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। लीव के बदले जो लीव ना करने की वजह से जो एक्स्ट्रा काम किया उसके पैसे, और उसको लीव इनकेशमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये दोनों नाम है। दोनों क्या है? फुली टैक्सेबल। आई जी ओवर टाइम। क्या है ओवर टाइम? 5 बजे तक जॉब थी, आप 7 बजे तक बैठते हो, ओवर टाइम है। नाइला ये सेम नहीं है, इसमें छुट्टी की और पैसे मिले। इसमें छुट्टी उन दिनों में कर सकते थे जिनकी इजाज़त थी, आपने एक्स्ट्रा काम किया छुट्टी ना करके ऑफिस आके। समझ आया फ़र्क? बोनस ईजी है। कमीशन क्या है भाई? एम्प्लॉयर कमीशन कैसे देता है? आपकी सैलरी होगी 32,000 और फिर सेल्स का 2% ये कमीशन है तुम्हारा। तो ये भी सैलरी में, मगर कब सैलरी में आता है कमीशन? जब दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप हो? एजेंसी रिलेशनशिप या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप? कौन सा रिलेशनशिप? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। ये एजेंसी रिलेशनशिप हो गया तो सैलरी में टैक्स थोड़ी होगा। इसका मतलब कमीशन 2 रिलेशनशिप में मिल सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी मिलता है और एजेंसी में भी मिलता है। एजेंसी रिलेशनशिप वाला कमीशन यहाँ नहीं आएगा। इस सैलरी में कौन सा कमीशन आएगा? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का। फीस, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मसलन एक डॉक्टर को हायर किया कि भाई आप आएँ, हम आपको 50,000 पर मंथ देंगे। 50,000 रुपये तो कुछ नहीं है, चलो पर विजिट जो पेशेंट हमारा होगा ना, फैक्ट्री वर्कर, उस पर तुम हमसे 500 रुपये और ले लो। वकील, भाई हमने आपको सारे केसेस देंगे, जीत गए तो तुम्हें फ़ी भी देंगे, हमसे पर मंथ भी पैसे लो। तो फ़ी इस तरह एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट क्या है? वर्क कंडीशन सप्लीमेंट का मकसद है कि वर्क की नेचर क्या थी? अनप्लेजेंट, या क्या थी? डेंजरस। माइनिंग इंडस्ट्री का पता है आपको? माइनिंग क्या करते हैं? माइनिंग में खोदते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, और फिर वो माइन दब जाए तो बंदे मर जाते हैं। तो कोई माइन में से इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता है? डेंजरस है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा, वही अगर निकल आए एडमिन ब्लॉक में काम करे, कम पैसे मिलेंगे। तो जो ज़्यादा पैसे दे वो किस वजह से मिले? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? वर्क कंडीशन। अब मैं आपको बताऊं, आप आज बातों बातों में सैलरी का पहला पार्ट कर गए।
और ये न्यूमेरिकल में आता है। न्यूमेरिकल का इस तरह समझो 10% हो गया आपका, सैलरी का 10% न्यूमेरिकल हो चुका है आपका। चले वापस आएँ और मुझे थोड़ी सी बेसिक्स बताऊँ। रुको 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 ज़रा, थोड़ा टाइम कम है ना, तो मैं ज़रा ऑब्वियसली क्लास भी थोड़ी स्टार्ट करते हुए आज हम देर हो गए थे, तो मैं आज का ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता हूँ जो मैं कर गया हूँ। अब मुझे पक्का कराने दो, कंसोलिडेट कराने दो। लिखो बेटा जल्दी एक न्यूमेरिकल, जल्दी से एक न्यूमेरिकल लिखें, सैलरी का न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिखें और मिलके उसको सॉल्व करेंगे हम इधर ही। ये है कि मिस्टर ए इज़ एम्प्लॉयड एट एक्स लिमिटेड, नज़र आ रहा है आपको? ऑनलाइन बेटा लिखें, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 25 वैसे आया नहीं है तो 24 लिख देता हूँ, जून एंडिंग पे होता है ईयर आपको नॉर्मल टैक्स ईयर। ही रिसीव्ड फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स बड़ा मशहूर टर्म है, ये सैलरी को कहते हैं, पेमेंट्स को कहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में मिलती हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें क्या मिला है उसको, बेसिक सैलरी। इस एग्जैक्ट ही ऐसे सवाल बनेगा बेटा जैसे मैं बना रहा हूँ, बेसिक सैलरी इतनी मिली, ठीक है। बोनस पर मंथ, लिख लिया बेटा? ऑनलाइन बेटा क्लियर है, लिख लिया? अब आपने इसको अभी सॉल्व नहीं करना, मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये बेसिक सवाल है, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना सॉल्व करना है इसको, करें ज़रा सॉल्व इसको। टैक्सेबल इनकम बतानी है बेटा। ऑनलाइन बेटा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लो जल्दी से। पेपर पे इस तरह एडिशन करके, तो फिर मैं यहाँ पे इसको एक्सेल में कर दूंगा। हो गया? चले शाबाश। ऑनलाइन बेटा किसने कर लिया अभी तक? बस अभी वो मैं चेक करता हूँ, जल्दी आ जाएंगे, वरना मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ, वो एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयर मारा जाता है, मैं आपको इसका बाद में बताता हूँ। ज़रा इसको सवाल सर को करा दूँ, तुमने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा है। ओके, चलो बेटा अब हमने करना क्या था, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था? बेसिक सैलरी क्या है? फुली टैक्सेबल, राइट। अब एक आदत डालिएगा कि प्रॉपर फॉर्मेट पे सवाल को सॉल्व करें। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट में आपको याद है ना, हेड नोट्स भी होते हैं, कुछ है प्रॉपर फॉर्मेट में। हेड नोट्स क्या होते हैं बताएं ज़रा? हेड नोट्स होते हैं सर जी, हम कुछ बेसिक चीज़ें लिखते हैं, नाम लिखते हैं, पर्पस लिखते हैं, और तीसरा ईयर लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मिस्टर ए। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और तीसरा क्या है? टैक्स ईयर 2024। अच्छा, अब ज़रा देखें हेड ऑफ इनकम कौन सा है? प्रॉपर्टी पे सवाल था,
बिजनेस में था, अदर सोर्स की ट्रांजैक्शन है इसमें नहीं है, सब कौन सी हैं? तो ये फॉर्मेट यूँ आता है, लिखिए ज़रा, है यूँ सॉल्व को सॉल्व करते हैं, उसकी हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, हेडिंग देते हैं उस हेड की, जिसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो 2-3 हेड्स आएंगे एक ही सवाल में, तो पता तो चले किसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। आई बात समझ बेटा? ये आपका बेस बन रहा है आई कैप के सवाल को कराने के लिए, ठीक है। अब आए लिखें, पहला बेसिक सैलरी, बता बेसिक सैलरी बताए कितनी है बेसिक सैलरी इसकी? भाई बेसिक सैलरी इसकी 2 लाख रुपए, मगर 2 लाख पर मंथ है, तो हमें साल की चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसको? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये आ गई बेसिक सैलरी। इसका मतलब बेसिक सैलरी इसकी सालाना होगी। फिर दूसरी अमाउंट कौन सा है इसका? बोनस। बोनस कितना है? 20% किसका? तो बेसिक सैलरी इसकी सालाना, ये इसका 20% हो गया, ये इसका बोनस। उसके बाद क्या है? ओवर टाइम। ओवर टाइम में बताएं क्या ओवर टाइम है इसका? 40,000, मगर पर मंथ नहीं लिखा, जहाँ पर मंथ नहीं लिखे तो 1 टाइम पेमेंट होती है ये, तो 40 सिर्फ 40 होंगी, मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होगी। और कमीशन है, कमीशन भी उसको क्यों मिला है? किसने दिया है कमीशन? अगर ये कमीशन एम्प्लॉयर ने दिया है तो यही सैलरी में टैक्स होगा, और अगर किसी प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है तो यहाँ टैक्स नहीं होगा। तो कमीशन फ्रॉम क्या है? ये एम्प्लॉयर है, कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉयर है, और इसमें भी 350 फिक्स अमाउंट है, पर मंथ नहीं है। ये आपका हो गया क्या? अब देखिएगा, इसको यूँ लिखेंगे, इनकम अंडर हेड। पहले इनकम अंडर द हेड कहते हैं इसको, और बाद में बाकी कैलकुलेशंस होती हैं। ये आज आपने सैलरी का पहला बेसिक सवाल कर लिया, और इसी को हम फिर आगे क्या बोलते हैं, क्योंकि बाकी स्टेप्स इसके हैं ही नहीं, एग्जाम्प्ट भी नहीं है, सम ऑफ ऑल एड्स भी नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे, बाकी चूंकि स्टेप्स ही नहीं है तो क्यों लिखें, 0 क्यों लिखें? तो हम इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। यही आपका पहले सम ऑफ, पहले लिखा इनकम अंडर द हेड, ये आपका जवाब था इस सवाल का। मुझे एक बात बताएं, आपने टैक्सेबिलिटी पे क्या सीखा? टैक्सेबिलिटी पे क्या सीखा? सैलरी में टैक्सेबिलिटी पे क्या सीखा? आपने सीखा कि कोर अमाउंट सारे के सारे फुली टैक्सेबल है। अब कोर अमाउंट देखोगे ना, याद होना जरूरी नहीं है कि सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे नहीं, ये एग्जामिनर पूछेगा नहीं, लिखना थोड़ी है आपको। देखो तो पहचान लो ये कोर अमाउंट है, बताओ हाँ, क्योंकि वो एग्जामिनर सवाल में तो लिख रहा होगा ना, तो देख के पता चल जाए ये फुली टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, ये पार्शियली टैक्सेबल है, इस तरह ये करना है। बस आपने सारा सैलरी कैसे डील करना है, सिर्फ टैक्सेबिलिटी याद करनी है। क्या याद करनी है? कुछ अमाउंट फुली टैक्स होंगे, कुछ अमाउंट फुली एग्जाम्प्ट होंगे, कुछ पार्शियली टैक्स होंगे। तो आपका चैलेंज क्या है? लिस्ट को सामने रखना और रिकॉल कर पाना। अब आपको बात समझ आई कि ये शीट कैसे साइंटिफिकली डिजाइंड है कि याद भी कराएगी और रिवाइज कराने के लिए अपॉर्चुनिटी भी देगी। मुझे बताएं, अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कोर अमाउंट्स की ट्रीटमेंट क्या है, तो क्या कहोगे? सर ये फुली टैक्सेबल है। तो कोर अमाउंट को लिटरली वर्ड फॉर वर्ड रट्टा थोड़ी लगाना आपने, मगर देखो तो समझ आ जाए ना। बोनस लिखा होगा क्या करोगे? कमीशन लिखा होगा तो क्या करोगे? यार ऐसे कैसे? पहले सवाल पूछेंगे, कमीशन कुछ पैसे पे क्या देखेंगे, कमीशन दिया किसने? अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो फिर अब फुली टैक्सेबल। लीव पे क्या करोगे? बेसिक सैलरी क्या करोगे? अगर कहे जी ये केमिकल प्रोसेसिंग में काम करता है उसकी वजह से 50,000 उसको एक्स्ट्रा मिला, क्या करोगे? क्यों? वो बेशक उसको वर्क कंडीशन सप्लीमेंट ना बोले, मगर अगर बोले जी डेंजरस वर्क था, अगर बोले अनप्लेजेंट वर्क था, उसके लिए पैसे मिले, नाम उसका कुछ भी रख दे, नाम उसका कुछ भी रख दे, हीट अलाउंस उसका नाम रख दे, हीट अलाउंस कुछ भी बोले, हमारे लिए वो क्या है? वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है। क्योंकि हर वो अमाउंट जो क्यों मिला? डेंजरस होने की वजह से। यहाँ क्यों मिला? अनप्लेजेंट, वो फुली टैक्सेबल है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? चलें अब मेरी बात तवज्जो सुने। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए यहाँ तक क्विक लेके गया, बस मैं 2 मिनट और लूँगा, आज की क्लास यहीं ऑफ हो जाएगी। मैंने आपको सिर्फ इसलिए डायरेक्ट जाके स्ट्रेट, मैंने आपको ना सीधा जाके सवाल में स्ट्रेट मारा, बेस बनाए बगैर, ताकि आपको दिखाऊं कि थिंग्स आर इजी, थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, थिंग्स आर इजी। इसको कैसे कवर करेंगे? बस इस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब आपके साथ ये शीट आज शेयर हो जाएगी, सैलरी की ये शीट शेयर हो जाएगी, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, 100% सैलरी की टैक्सेशन इसमें मौजूद है, आपको कोई और सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हम कौन से सवालात करेंगे
वो सारे सवालात भी अब आपको मैं ऑब्वियसली जैसे हर क्लास से पहले दे देता हूँ वो दे दूंगा, मगर ये चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसमें चीटिंग जैसे तुम लोग कर रहे थे ना पिछली क्लास में, जो मैंने लिखा वही मार दिया, तो इसीलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा 2 दिन बाद, सॉल्यूशन 2 दिन बाद दूंगा। तब तक मुझे पढ़ाने दो ताकि तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट बने। 2 दिन के बाद मैं सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा सारे सॉल्यूशन शुरू में, एंड पे नहीं ले जाऊंगा वरना खून पी जाओगे मेरे। सैलरी के बारे में बेटा क्या सीखा आपने, पहले डेफिनेशन बताएं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मिलने वाला अमाउंट, बेनिफिट और परक्यूजिट क्या है, ये बेसिक रूल है। रिलेशनशिप कौन सा हो, कोई भी, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। सैलरी को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, 6। कौन सी, कोर अमाउंट, परक्यूजिट, रीइंबर्समेंट, स्पेशल अलाउंस की 2 बातें बताएं, कैश में होगा और किसी मकसद के लिए होगा। परक्यूजिट के बारे में खास बात बताएं, काइंड में होगा और पोस्ट के लिए होगा, ऐसा है ना। आपको पता है एंड पे आके इतना आसान लगेगा, ये सबसे मेजर लेंदी तरीन टॉपिक में है। और मैंने क्या कहा, 3 शीट में, 3 शीट छोड़ो, एक चार्ट में मैंने समराइज कर दिया। पहले 3 नहीं, अभी करूंगा ना, मैंने जो कि लास्ट टाइम जो दी थी उसमें चार्ट नहीं था, मैंने कहा नहीं इनके लिए और बनाओ। तो अब पता है मैंने क्या किया, सारी चीजें डाल दी इसमें। और मुश्किल तरीन एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज तक किसी टीचर ने सॉल्व नहीं किया। वो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं मुझे कोई साबित कर देना तो मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लूँगा। किसी टीचर ने क्लास में आज तक ये सवाल सॉल्व कराया हो तो कौन सा, टैक्स ऑन टैक्स। इसका एक केस मैंने आपके साथ जब शीट शेयर की तो एक केस डाला था। अब मैंने दूसरा मैंने बताया था कि इसका सेकंड केस भी होता है, फिर मुझे ख्याल आया यार ये भी दे दो इनको, ये बजाय कि मैं बाद में क्लास दूँ मास्टर शीट में ही डाल दो। और वो पता है सारा वो सवाल सॉल्व करते हैं, मैंने रियल केस, रियल रेट्स पे सवाल को सॉल्व किया। ये देखिए 16 स्टेप लगे, 16 स्टेप में 16 दफ़ा मैंने रेट लगाए हैं तो उसका जवाब मिला है। मगर आप 16 स्टेप नहीं, सिंगल स्टेप में करोगे, वो मैजिक स्टेप ये नीचे सेम जवाब आ रहा है। ये देखो मैंने एरो से लिंक भी कर दिया है, राउंड ऑफ की वजह से 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है मगर सेम जवाब आता है। वो 16 स्टेप कोई टीचर नहीं दिखाता, बस एक फार्मूला बताते हैं, बच्चों को लॉजिक नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं क्यों के लिए वो 16 स्टेप सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाएं कि ये देखो इस तरीके से असल में कैलकुलेट होना है। मगर यही जवाब हम इस फार्मूले से लाते हैं, दोनों करेक्ट हैं। वो फार्मूला बहुत इजी है मगर वो रेट मुश्किल है बहुत। तो इस हद तक आपको मास्टर शीट में मिल जाएगा। सेट है बच्चों, चलें बस एक छोटा सा पॉइंट में कवर करूंगा फिर मैं ऑफ करूंगा। देखिए मैं आपको सर्वे करा दूं हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे। ये देखिए शीट है ना, इस शीट का पहला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसी पे आके आप बार बार रुकेंगे। उसके बाद ये देखें, ये जो नीचे है ना, ये जनरल बातें हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, ये अगली क्लास में कवर होंगे। हम अगली क्लास इसे शुरू करेंगे। मैंने इसको इंटेंशनली कवर नहीं किया, मैं डायरेक्ट अमाउंट पे चला गया ताकि आज टाइम कम था ना, थोड़ा वर्किंग करा सकूँ। तो मैं अब अगली क्लास में जाऊंगा ना तो पहले इन जनरल बातों को कवर करूंगा जो लेफ्ट पे लिखी हुई हैं। कल की क्लास में ये कवर होंगी, उसके बाद वापस हम अलाउंस पे आएंगे, अमाउंट पे आएंगे। अमाउंट कवर हो चुके हैं, अलाउंस पे आएंगे, मगर इंशाल्लाह पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह। सरचार्ज वाली बात क्लियर कर दें। अच्छा बच्चों देखो, एक चीज़ जहन में रखो कि जो हमने आपके साथ शेयर किया है ना, उसमें एक सरचार्ज का कॉन्सेप्ट भी था। अगर क्या हो टैक्सेबल इनकम, क्या आप लफ्ज़ अगर गौर से पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन रुपीज़। मगर किसके लिए लिखा है, इनकम के लिए। अब टैक्स कितना भी हो छोड़ दो, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब टैक्स लायबिलिटी हकीकत में किसको कहते हैं पता है किसको? ये वो अमाउंट है जो आफ्टर क्रेडिट्स आता है, बस वो भी सोर्स पे, जो एट सोर्स पे होना भी क्रेडिट ही होता है, उसको भी क्रेडिट कहते हैं। जब क्रेडिट के बाद मैंने चूंकि न्यूमेरिकल में इसकी जगह लिखा है, चूंकि माइनस करके पेएबल लिखा है, तो तुम कंफ्यूज हो गए इस चीज़ में कि लायबिलिटी पे, भाई वो भी लायबिलिटी है। जब इस पे ऐड करेंगे, आफ्टर क्रेडिट जो अमाउंट आएगा ना, उस पे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज। सरचार्ज कैसे ऐड करेंगे हम, जितना भी टैक्स आया उसका, इधर सपोज करें 100 रुपये लिखा है, मगर कौन सा अमाउंट है यहाँ पे, लायबिलिटी कौन सी, जो क्रेडिट माइनस होने के बाद, जिसको मैंने पेएबल लिखा है वहाँ, ये पेएबल हकीकत में लायबिलिटी है। इसमें ऐड करेंगे क्या, सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगता है बताओ, 10%। किसका 10% लगता है, टैक्स पेएबल का, लायबिलिटी का। तो इसका मतलब क्या है,
ये आ गया आपका 100 रुपये का अमाउंट पे 10 रुपये, दोनों को ऐड करेंगे, ये आपके सवाल का जवाब है। ऐसे कैलकुलेशन होगी सरचार्ज की। क्लैरिफाइड? और कुछ बेटा? किस चीज़ की? हाँ यार, आज तो वैसे मैं शुक्र है आज की क्लास हुई है। मैं जैसा बुरा ट्रैफिक में स्टकअप हो गया था ना, मुझे तो शक था कि आज मिस ना हो जाए। और कुछ है बेटा? और सवाल पूछे। 6 लाख वाला कौन सा? भाई ने सवाल पूछा है कि 6 लाख, सुने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इसने। कहता है जी 6 लाख रुपए की सैलरी अगर कोई ले ले पेपर पे, और रिमेनिंग पैसे जो है वो कैसे ले ले? पहले तो तुम्हें इस नेगेटिव थिंकिंग पे मुबारक हो, तुम पक्के पाकिस्तानी हो। इंशाल्लाह इसी तरीके से सोचोगे तो तरक्की करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो ना, इसका मतलब है क्रिएटिव दिमाग है। देखिए भाई, 12 लाख रुपए में से, भाई ने पूछा है कि सर 12 लाख रुपए में से एम्प्लॉयर ने जो पैसे दिए वो 6 लाख रुपए उसने रख दिए हैं, कैसे? कैश में। बाकी क्या किया? बाकी कैश में ले लिए, इधर उधर से ले लिए, रिकॉर्ड पे ही नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है। अब एम्प्लॉय का फ़ायदा हो गया। हाँ सर, एम्प्लॉय का फ़ायदा हो गया। कितना टैक्स पे किया? ज़ीरो टैक्स। कैसे? इस पे टैक्स था ही नहीं, और बाकी तो अमाउंट उसने छुपा लिया ना। ज़रा मेरी बात सुनिएगा। कह रहे हैं कि कैसे पकड़ा जाएगा ये बंदा? नहीं, रुको। एम्प्लॉयर तो उसको 12 ही दे रहा है ना। अब सुने, एम्प्लॉयर से ही वो बंदा पकड़ा जाता है। पता है कैसे? एम्प्लॉयर को कहा जाता है कि तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है, टैक्स कम क्यों काट रहे हो? क्योंकि उसने टैक्स काटना होता है। वो एम्प्लॉयर को कहा जाएगा कि भाई तुम्हारा तो टैक्स एट सोर्स जो टैक्स कटता है, याद है ना मैंने कहा था। अब बाकी सैलरी पूछोगे तो टैक्स एम्प्लॉयर काटता है। सपोज करें 1 लाख रुपए मिलने की बजाय कितना मिलता है? 90। तो 10,000 क्या है? एम्प्लॉयर ने टैक्स रोक लिया और एफबीआर को दे दिया। इसको क्या कहते हैं? डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। था ना न्यूमेरिकल में, क्या लिखा था मैंने? डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। अच्छा भाई, और कुछ क्लियर? अच्छा बेटा, जो बच्चे बीच में अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे सबसे एक बात करनी है कि प्लीज़ अगर आप कभी कोई भी बच्चा इसमें बीच में ज्वाइन करेगा ना, तो मुझसे ज़रूर बात करेगा। मतलब इसलिए बात करेगा कि मैं उसको कैचअप कराऊंगा। क्योंकि आप अगर बीच में, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, प्योर पेपर बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों वाली बातें ही नहीं करवा रहा। आप कहीं देखो ना, मैं ऐसी बातें कर ही नहीं रहा जो फजूल हो, जो पेपर में काम ना आए। तो आप अगर बीच में ज्वाइन करोगे विदाउट माय गाइडेंस, मुमकिन है आपको कोई दिक्कत आए, तो मैं इसको आसान करूंगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन करवा है वो शो कर दें बेटा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। चलें बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप घर पहुँचे। देखिए मैंने क्या किया था, आपके जो सवालात थे ना उसमें कुछ गलतियां छोड़ी थी, ताकि मैं चेक करूं कि आप में से कौन चीटिंग करता है या मेरे। हाँ बिल्कुल होगा। टैक्स एड सोर्स जहाँ पे भी है ऐड होगा, सरचार्ज जहाँ पे ऐड होना है ऐड होगा। ये इसलिए था कि मैंने देखना था कि आप किस हद तक चीटिंग करते हो, ताकि मैं सॉल्यूशन दूं या ना दूं तो किस वक्त पे दूं, ठीक है। अगर आपने ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना होगा तो लर्निंग थोड़ी होगी। हाँ ऑनलाइन बेटा हम FTR NTR पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा। ये अभी थोड़ा सा आगे का काम है, मगर मैंने नोटिंग इसकी दे दी है ताकि आपके सामने रहे और जब इसका टाइम आए तो इजीली समझ सको, ठीक है नाला। PDF हमारे साथ शेयर होगा, सारे PDF शेयर होंगे। किस PDF की बात करें उस्मान तुम? इन काइंड वाली बात पर क्विजिट की बेटा, ये अभी नायला आगे हम कवर करेंगे। इन काइंड का जैसे गाड़ी का यूज़ के लिए मिलना, एम्प्लॉयर ने गाड़ी दे दी। मोनेटाइजेशन का उस्मान मतलब है कि जब गाड़ी आपको दी है एम्प्लॉयर ने, तो आपको ओनरशिप में थोड़ी दी है, वो तो आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है। तो आपको कितना फ़ायदा मिला, इसको वैल्यू करना कहते हैं। ये पढ़ेंगे हम, ये सारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये चार्ट्स किधर से मिलेंगे बेटा? ये जो मैंने अभी, ये जूम यूज़र है बेटा, आपका नाम जूम यूज़र आ रहा है, आपने लिखा है चार्ट्स कहाँ से मिलेंगे बेटा? ये जो अभी चार्ट्स आपके सामने ना, ये मास्टर शीट्स हैं और कुछ और शीट्स हैं। एक मास्टर शीट्स के नाम से मेरी शीट्स हैं, ये चार्ट्स हैं आपके। और दूसरा हमारे पास जो है ना वो आएगा, जिसको मैं टेक्स्ट कैप्सूल्स बोलता हूँ। ये वो मटेरियल है जो आपके सारे के सारे मटेरियल के प्रॉब्लम हल कर चुका है, ठीक है। और कुछ बेटा ऑनलाइन? चलो बेटा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा आप पूछो। सर अभी तो आपने कहा ना कि एम्प्लॉयर उसके में पकड़ा जाता है, उसने टैक्स भी कम कैलकुलेट किया। हाँ अगर जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपकी एसिटी आपने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपने बोला हो